हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो लास्ट टाइम हमने बात करी थी अबाउट नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप या फिर जिसे हम अप टू आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। आई होप आपको जो है इन चीज़ों में कोई दिक्कत ना आई हो। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो आई एम प्रिटी श्योर कि आगे जो भी पढ़ाया जाएगा आपको वो चीज़ पढ़ने में बड़ा ही मज़ा भी आएगा और आसानी भी रहेगी। ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम्पल के थ्रू हम एप्लीकेशन के फॉर्म में अब ग्रुप थियरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो थ्योरम हमने देख ली है, बस अब उनका एप्लीकेशन देखना है और यही जो है आपके एग्जाम की डिमांड है। ओके, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट सब ग्रुप। ओके, तो सब ग्रुप क्या है। सब लोग जानते हैं कि सब ग्रुप क्या है। वी नो दैट कि मान लीजिए एच कोई सबसेट है जी का। ठीक है, अगर ये एच अपने आप में ग्रुप बनाता है विद द सेम ऑपरेशन जो जी के अंदर है। ठीक है, अगर जी के अंदर प्लस ऑपरेशन है तो एच के अंदर भी हम प्लस ऑपरेशन लेंगे इस तरह से। ठीक है, सो एच इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच itself is a group with operation in G, with same operation in G or with operation of G, whatever। ठीक है, तो उस केस में हम कहेंगे कि आपका जो H है वो G का क्या है, सब ग्रुप है। अब एक चीज कह देती हूँ कि मैं अब ये डिनोशन यूज करूंगी, सिंबल ये करूंगी जो लेस देन इक्वल टू होता है ना, तो ये है आपका H इज सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि H इज सब ग्रुप ऑफ G, इसके लिए ये मैं सिंबल यूज करने वाली हूँ। ठीक है, और अगर मान लीजिए H प्रॉपर सब ग्रुप हुआ। ठीक है, प्रॉपर मतलब क्या कि देखो H अपने आप में क्या है, सबसेट है G का। ठीक है, ये इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, इक्वल टू का मतलब हुआ कि H जो है वो G के बराबर भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका H जो है प्रॉपर कंटेंट है G के अंदर, ठीक है, यानी कि वो H के इक्वल नहीं है, तो उस केस में हम कहेंगे कि H इज प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, तो वहां पे मैंने इक्वल टू का साइन हटा दिया। ठीक है, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। बात समझ में आ गई। ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे। सिंपल से एग्जाम्पल है, जैसे आपका सेट ऑफ इंटीजर हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि जो इंटीजर है वो किसका सबसेट है, रैशनल का सबसेट है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि देखो कि आपका जो इंटीजर है वो प्लस के साथ क्या बनाता है, इट फॉर्म्स ग्रुप। ओके, और वहीं पर आपका जो क्यू है ये भी प्लस के साथ क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। और इसी एडिशन के साथ ऑपरेशन क्या है, दोनों में सेम है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो z है, दिस z विथ दिस प्लस ऑपरेशन, इट इज सब ग्रुप ऑफ दिस q प्लस। बात समझ में आ गई। उसी तरह से सिमिलरली आप ये भी कह सकते हो कि आपका जो z है ये सब ग्रुप हो गया किसका, रैशनल का। रैशनल का, या फिर कॉमा यहीं पे लगा देती हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स का। ओके, उसी तरह से आपका जो रैशनल है ये भी सब ग्रुप हो जाएगा किसका, रियल का और कॉम्प्लेक्स का। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका सब ग्रुप का मतलब। अब थोड़ा जो है हम अलग अलग ग्रुप लेंगे और उनके सब ग्रुप को जरा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो मेन है, जैसे हमारे सबसे पहले बात करते हैं सेट ऑफ इंटीजर का। ओके, तो मैं इसकी बात कर रही हूँ। के अंदर किस टाइप के सब ग्रुप होते हैं, इसके अंदर ग्रुप सब ग्रुप होते हैं एम जेड टाइप के। एम जेड मतलब क्या कि एम यहाँ पे कोई भी इंटीजर है, मैं इस एम को ना जेड के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगी, यानी कि एम ए सच दैट कि दिस ए बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं 3z कहती हूँ, ठीक है, तो z को मैं जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9, यानी कि 3 के मल्टीपल आ गए। ठीक है, वहीं पे जैसे कि 2z हो गया, तो 2z यानी क्या कि 2 के मल्टीपल इन इंटीजर। 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सब ग्रुप हो गए। तो यहाँ पे आप ये देख ही सकते हो कि अपने आप में सब ग्रुप बनाते हैं। चेक कर सकते हो कैसे कि इसके पास आइडेंटिटी है। कोई भी दो, अगर मैं 3 का मल्टीपल लेती हूँ तो उनको अगर ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो तो वो भी 3 का मल्टीपल होगा, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। एडिशन के अंदर एसोसिएटिव भी होता है, और अगर जैसे 3 है तो -3 भी है, मतलब क्या कि एडिटिव इनवर्स भी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ओरली बता दिया, आप ये सब लिख सकते हो कि किस तरह से ये जो है अपने आप में सब ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, सो दीज आर सब ग्रुप।
ओके, तो Z के पास इसी टाइप के सब ग्रुप होते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो, देखो जैसे मैंने एक 3 से बना दिया, एक 2 से बना दिया, एक 4 से बना सकती हूँ, किसी से भी बना सकती हूँ। यानी क्या कि इस m को लेने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है? m को लेने के लिए हमारे पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, इनफाइनाइट चॉइसेस हैं, ठीक है, टू टेक n। तो आप ये कह सकते हो कि इंटीजर के पास, ओके, ऑब्वियसली विद प्लस, दिस z हैज इनफाइनाइट सब ग्रुप, ओके, इनफाइनाइट सब ग्रुप। अब इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कि z के पास जो है वो इनफाइनाइट क्या होते हैं, सब ग्रुप होते हैं, क्योंकि आपके पास m को चूज करने के इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक, अब मैं कुछ थियरम डिस्कस करती हूँ जिनके प्रूफ मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, बहुत पहले की बात है। ठीक है, आप उनको जाके चेक कीजिएगा। अगर आपको किसी प्रूफ में ये होता है कि भाई ये आया कैसे है, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो थियरम नंबर 1 आपका ये है कि इसे हम कहते हैं कि क्राइटेरियन ऑफ एनी सबसेट टू बी अ सब ग्रुप। ठीक है, यानी क्या कि H जो है वो G का सब ग्रुप कब होगा? इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंगिंग टू G। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखिए कि इफ एंड ओनली इफ है। मतलब क्या कि अगर मैं कोई A और B दो एलिमेंट लेती हूँ H से, और ए बी इनवर्स भी अगर एच में चला जाता है, तो हम कहेंगे कि बस इतने से ही मैं बता दूंगी कि हाँ भाई ये जो एच है वो जी का क्या है, सब ग्रुप है। ठीक है, दूसरी बात कि आपका जो एक होता है आइडेंटिटी एलिमेंट और एक जी, ये जो दो है ना, ये दो अपने आप में ग्रुप है, और ये जो है ये दे आर ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ जी। सो दीज आर ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ जी। अगर आपको कुछ पता नहीं है तो ये दो तो हमेशा ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, सब सब सेट भी है जी के, और अपने आप में सब ग्रुप, अपने आप में ग्रुप भी बना। ओके, और एक और चीज बताती हूँ कि मान लीजिए ए मैंने ले लिया जी से, ठीक है, अब मैं इस ए के जितने भी मल्टीपल होंगे, ठीक है, जैसे कि इंटीजर के केस में मैंने दो ले लिया, तो दो के जितने भी मल्टीपल होंगे, इससे हम एक साइक्लिक सब ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि मैं एक एच बना सकती हूँ जो सिर्फ और सिर्फ इस ए से क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये एक तरह का क्या है, साइक्लिक ग्रुप है अपने आप में। ठीक है, दिस इज साइक्लिक। ओके, सो दिस इज दिस इज सब ग्रुप ऑफ जी, ओके, विच इज साइक्लिक। ओके, तो मतलब क्या कि आप जी से कोई भी एक एलिमेंट ले लो, उससे एक साइक्लिक सब ग्रुप आप जी का बना सकते हो। इसमें कोई संदेह का, इसमें कोई टॉपिक नहीं है। ओके, नेक्स्ट है जिसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप। आपको पता है कि अगर आप कोई भी दो सब ग्रुप लेते हो, ठीक है, H और K, मान लीजिए ये क्या है, सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज कि इनका इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन K इज ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, अब इसका प्रूफ भी बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। इसी डेफिनेशन से इसके प्रूफ को हम लिखते हैं। सो दिस इज सब ग्रुप ऑफ जी, और इसका प्रूफ मैंने ऑलरेडी चैनल पे दिया गया है। ठीक है, प्लेलिस्ट में सारी अवेलेबल करा दी है डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार चेक करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ से मैं एक बात कहना चाह रही थी, इसी से रिलेटेड है ये, कि अगर जी के पास, इफ जी हैज element of order D, then G has subgroup of order D। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं, of order D? सिंपल सी बात है कि अगर किसी G के पास D ऑर्डर का क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। मान लीजिए ऑर्डर ऑफ A जो है वो कितना है, मान लीजिए 5 है, फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि मैं एक एच बनाती हूँ जिसके अंदर ए के पावर्स में आएंगे, यानी कि एक आएगा ए, फिर एक आएगा ए स्क्वायर, फिर आएगा ए क्यूब, फिर आएगा ए की पावर 4, फिर आएगा ए की पावर 5, जो कि किसके बराबर होगा, खुद आइडेंटिटी के बाद। इसके बाद क्या हो जाएगा, वापस से ये रिपीट हो जाएगा, ए की पावर 6 ए आ जाएगा, ए की पावर 7 ए स्क्वायर आ जाएगा। मतलब क्या कि आपका ये जो एच है ना, ये एक साइक्लिक ग्रुप बनाएगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू 5। ठीक है, एंड दिस इज सब ग्रुप, हियर एच इज सब ग्रुप ऑफ दैट जी। ठीक है, सो
ए यहाँ पे मैंने जी से लिया था। तो यही है स्टेटमेंट का मतलब कि अगर जी के पास कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर डी है तो हम 101% एक सब ग्रुप बना सकते हैं जिसका ऑर्डर डी होगा। कैसे बनाएंगे? आप क्या कर सकते हो, उस एलिमेंट से एक साइक्लिक सब ग्रुप बना सकते हो। सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं। अब थोड़ा मुझे इस इंटरसेक्शन के बारे में जरा अच्छे से बात करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप इज व्हाट? ऑलवेज सब ग्रुप, ऑलवेज सब। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अभी मैंने ऊपर एक एग्जाम्पल लिया था आपका सेट ऑफ इंटीजर में। ठीक है, एक 2z लिया था जिसके पास क्या था, 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन। ठीक है, वहीं पर एक 3z लिया था जिसके पास था आपका 0 +-3 +-6 +-9 एंड सो ऑन। अब देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, मतलब जो क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा। तो मैं एक काम करती हूँ, 2-4 टर्म और लिख लेती हूँ ताकि इंटरसेक्शन में ज़्यादा टर्म आ जाए। +-8 +-10 क्या आएगा, 12 आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, और इसमें एक और टर्म आएगी, कौन सी, +-12 + क्या आता है, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए अब देखो 2z इंटरसेक्शन 3z किसके बराबर आएगा? क्या कॉमन है? एक तो 0 कॉमन है, फिर कौन सा कॉमन है, 6 कॉमन है। ठीक है, दिस 6 इज कॉमन, +-6। फिर जो है आपका 12 कॉमन है। ठीक है, +-12। फिर नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, 12 के बाद आएगा आपका एक शायद 18 आएगा, कुछ इस तरह से, है ना, एंड सो। तो आप जरा सा गौर कीजिए, तो इसमें क्या आ रहा है, 6 के मल्टीपल आ रहे हैं। ठीक है, यानी कितना, 6 12 18। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, 6z। अब देखिए इस 2 3 और 6 के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ से एक और रिलेशन हमने निकाल दिया, क्या, कि इंटीजर के केस में, ओके, इस इंटीजर के केस में कि एम जेड इंटरसेक्शन एन जेड किसके बराबर आता है, LCM ऑफ m कॉमा n z। बात समझ में आ गई? मतलब यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 3 था, तो इनके इंटरसेक्शन में क्या आ गया, 6 आ गया, जो कि इस 2 और 3 का क्या है, LCM है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे कि एम जेड इंटरसेक्शन एन जेड इज इक्वल टू LCM ऑफ m कॉमा n z। बात समझ में आ गई? तो z के केस में ऐसा होता है। ओके, दूसरी बात, कभी ऐसा भी तो हो सकता है, मान लीजिए एक और एग्जांपल यहीं पे लेती हूँ मैं, 4z बनाती हूँ मैं। ठीक है, 4z क्या है, 4z है आपका 0 +-4 +-8 +-12 एंड सो ऑन। ठीक है, अब बताइए कि 2z और 4z में क्या कॉमन है। तो उस केस में हमारा क्या है, 2z इंटरसेक्शन 4z, क्या कॉमन आएगा, जो 4 का मल्टीपल होगा, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम कितना है, 4 है। ठीक है ना, तो इस केस में आपका पूरा 4z ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपने एक बात देखी यहाँ पे, जो ये 4z हुआ ना, ये जैसे ये a हो गया, a इंटरसेक्शन b जो है वो b आ गया, है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ये b है ये पूरा का पूरा a के अंदर कंटेन्ड है। ठीक है, सो हियर 4z जो है वो सबसेट है किसका, 2z का। अपने आप में ग्रुप भी है, तो यहीं से मैं एक चीज कह सकती हूँ कि अच्छा 4z जो है वो सब ग्रुप भी है किसका, 2z का। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या निकालना चाह रही हूँ कि अगर ऐसा है कि आपका 4z मैं ये इंटीजर के केस में बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपका 4z जो है वो 2z में कंटेन्ड है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि, चलो इसको इन जनरल में लिखती हूँ, कि अगर मान लीजिए आपका mz वो nz में कंटेन्ड है, इसका मतलब ये है कि ये तो छोटा हुआ और ये बड़ा हुआ, सेट सेट बड़ा हुआ। ठीक है, तो एक्चुअल में ये नंबर बड़ा होगा, ये नंबर छोटा होगा। कैसे, आप थोड़ा सा कंटेम्पलेट कीजिए। जैसे कि इस केस में है 4z के अंदर वो सारे आते हैं जो 2z के अंदर आते हैं, बट 2z के पास एक्स्ट्रा होंगे, जैसे कि 6z होगा जो कि 4z के पास नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में क्या हो गया था, इस केस में आपका जो 2 था ना वो 4 को डिवाइड कर रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका n होगा ना वो m को डिवाइड करेगा।
ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे इंटीजर के केस में कि इफ एम जेड इज कंटेन्ड इन एन जेड, सो दिस इंप्लाइज कि आपका एन जो है वो एम को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये तो हमने चलो इंटीजर के बारे में काफी बात करी। एक और थ्योरम की बात करते हैं कि मान लीजिए आपका जो है जी कोई ग्रुप है। ओके, जी एक अबिलियन ग्रुप है, मान लीजिए जी इज अबिलियन ग्रुप, और मैं इसमें से एक बहुत ही अच्छा सा सब ग्रुप बनाती हूँ। ठीक है, एच के अंदर जो है ऐसे एलिमेंट लाऊंगी एक्स सच दैट कि एक्स स्क्वायर जो है ना वो ई के बराबर आएगा। ठीक है, एक्स जो है आपका जी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब समझते हैं आप कि ऑर्डर ऑफ एक्स जो है वो ई है, सॉरी ऑर्डर ऑफ एक्स जो है वो टू है। और आइडेंटिटी के केस में तो खैर वो तो वन ही होता है, बट आइडेंटिटी भी इसके अंदर आ जाएगा। तो आइडेंटिटी को छोड़कर बाकी के जितने भी एलिमेंट है ना, उनका ऑर्डर जो है वो दो होगा। ठीक है, सो इसके अंदर ऐसे एलिमेंट आएंगे। तो ऐसे केस में आपका जो एच होगा, इट इज ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया कि जी एक अबिलियन ग्रुप है, मैंने एच एक ऐसा सेट बना दिया है जहां पे एक्स स्क्वायर जो है ई के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपका एच जो है वो सब ग्रुप बन जाता है जी का। ठीक, अब इसको आप सिंपल सा मैं इसको बता सकती हूँ कैसे, इसका प्रूफ बता देती हूँ। क्योंकि कैसे, छोटा सा इसलिए बता रही हूँ कि अगर मैंने x जो है वो x से ले लिया, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर जो है वो e के बराबर हो गया। एक और लेती हूँ मैं, मुझे प्रूफ क्या करना है कि एक्स वाई इनवर्स जो है वो h में बिलोंग कर रहा है, इसलिए मैंने एक y भी ले लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वाई स्क्वायर है वो e के बराबर आ गया। अब हमें बात करना है एक्स वाई इनवर्स की, तो मुझे जो है यहाँ पे जरा सा इनवर्स भी लेके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो y माइनस टू, वाई के पावर माइनस टू, समझ रहे हैं ना आप, ये किसके बराबर हो जाएगा, ई के पावर माइनस टू, यानी कि ई के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, सो एक्स वाई इनवर्स का स्क्वायर हमें ये देखना है कि क्या ये ई के बराबर आता है। तो आप एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू कैसा कर सकते हो, कोई रीजन बताएगा मुझे, बिकॉज आपका जी क्या है, अबिलियन है। तो अबिलियन के केस में क्या होता है कि अगर आप ए बी लेते हो तो इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये रीजन है। ओके, अब एक्स स्क्वायर कितना है, ई है, और वाई की पावर माइनस टू कितना है, ये भी ई है, यानी कि ई आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक्स वाई इनवर्स जो है वो किस में चला गया, वो एच में चला गया। ठीक है, इसका मतलब आपका एच क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया जी का। एक चीज का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जब जी अबिलियन होता है ना, तभी इस प्रॉपर्टी की मान्यता है, तभी है। मान लीजिए अगर जी नॉन अबिलियन हुआ तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उस केस में आपका एच जी का सब ग्रुप बनेगा। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन, इसी थ्योरम पे क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे कि फाइंड जी सच दैट, कि मैंने एच तो ले लिया जिसके अंदर एक्स स्क्वायर जो है वो ई के बराबर आता है। ठीक है, लेकिन बट आपका जो एच है ना वो जी का सब ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो ये इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आपका यहाँ पे जी अबिलियन नहीं है। अब देखोगे कैसे, देखो आपको पता है डी फोर, डी फोर क्यू फोर, इनको याद रखिएगा, ये बहुत सारे काउंटर एग्जाम्पल में काम आते हैं। तो जो डी फोर है इसके अंदर कैसे एलिमेंट आते हैं, आर नॉट, आर वन एटी, सॉरी आर नाइनटी, फिर आपका आर वन एटी, फिर आर टू सेवेंटी, फिर आपका आता है एच वी डी डी डैश। ठीक है, अब इसके इस केस में मैं एक एच बनाती हूँ जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट डालूंगी जिनका स्क्वायर ई के बराबर आता है। ठीक है, एक तो आर नॉट आ जाएगा, एक आर वन एटी आ जाएगा। ठीक है, आर वन एटी आ जाएगा, फिर जो है आपके सारे ये रिफ्लेक्शन आ जाएंगे एच वी डी डी डैश, आ गए जिनका एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, आइडेंटिटी के बराबर। ठीक है, अब देखो इसमें मैं देखती हूँ कि क्या, क्वेश्चन ये है चेक करना है कि क्या एच जो है वो जी का सब ग्रुप है कि नहीं है। ठीक है, सो एच जो है जी का सब ग्रुप है कि नहीं है, चेक करो इसको। ठीक, तो देखो चेक करते हैं, तो कैसे चेक करेंगे, कोई प्रॉपर्टी होगी जो ये फॉलो नहीं करता होगा। ठीक, तो इसमें काम करती हूँ मैं, जैसे ये V और D है, इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि मुझे कंपोजिशन टेबल याद आ रही है कि जो वी डी है वो किसके बराबर आएगा। देखो V किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर एफ, और D किसके बराबर होता है, इट इज आर क्यूब एफ। ओके, आर क्यूब एफ। तो देखो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, आर स्क्वायर एफ, और आर क्यूब एफ को लिखा जा सकता है एफ आर। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा डी फोर ग्रुप को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है।
ठीक है, तो एक बार आप उस चीज को प्लीज देख लीजिएगा। तो ये कितना हो गया, आर स्क्वायर, ये हो गया आपका एफ स्क्वायर, ये आर हो गया। कहने का मतलब है ये तो आइडेंटिटी आ जाएगा, ये आ जाएगा आर क्यूब, यानी कि R270। ठीक है, तो सिंपल से मेरा बोलने का मतलब ये था कि वीडी आ गया R270, बट R270 तो H में बिलोंग नहीं करता, मतलब कि H इज नॉट क्लोज्ड, इज नॉट क्लोज्ड, एंड देयरफॉर आपका H इज नॉट सब ग्रुप ऑफ G, बट H कैसा, इस फॉर्म का है। ठीक है, तो इसीलिए ऊपर की थ्योरम में क्या इंपॉर्टेंट है कि G का अबिलियन होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस थिंग हैपेंड बिकॉज D4 कैसा था आपका, नॉन अबिलियन। ओके, चलिए आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं यूनियन की। यूनियन पे हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है कि क्या यूनियन ऑफ टू थिंग्स इज इट द सेम थिंग, लाइक जैसे यूनियन ऑफ क्लोज सेट, ओपन सेट, यूनियन ऑफ सब ग्रुप, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो यूनियन ऑफ सब ग्रुप की बात करते हैं। तो आप सभी लोग ये जानते ही हैं कि यूनियन ऑफ सब ग्रुप जो है वो जरूरी नहीं है कि वो सब ग्रुप हो। ठीक है, तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट भी है कि अगर आपके दो सब ग्रुप हैं, एच एंड के आर टू सब ग्रुप ऑफ जी, ओके, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, के भी जो है आपका सब ग्रुप ऑफ है जी, ओके, सो देन एच यूनियन के इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ या तो आपका एच जो है वो के का सबसेट होगा, या तो आपका के जो है वो एच का सबसेट होगा। कहाँ गए हो? ठीक है ना, तो आप ये चीज समझ समझ पा रहे हैं, मतलब क्या है कि ये एक दूसरे में कंटेंट होने चाहिए, तभी यूनियन जो है वो सब ग्रुप बनाएगा। क्योंकि जब एच यूनियन के करोगे ये एक दूसरे में कंटेंट होगा, तो या तो एच ही आएगा या तो के ही आएगा, इसकी दो ही पॉसिबिलिटी आएंगी। अगर के एच के अंदर कंटेंट है तो एच आ जाएगा, अगर एच के अंदर कंटेंट है तो के आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और एच और के तो सब ग्रुप है ही। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि सेपरेटली, मतलब दो अगर डिस्टिंक्ट सब ग्रुप हो गए तो उनका तो मुश्किल ही है सब ग्रुप बनाना। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ऊपर हमने दिया था, कौन सा, 2Z और 3Z का। ठीक है, तो 2Z और 3Z में क्या है कि दोनों का यूनियन करो आप, 3Z का यूनियन करो। ठीक है, तो क्या क्या आएंगे इसमें, 0 प्लस माइनस 2 जो कि यहाँ से बिलोंग करेगा, फिर प्लस माइनस 3 जो कि 3Z से बिलोंग करेगा, फिर प्लस माइनस 4Z जो कि 2Z से आएगा, फिर 5 नहीं आएगा, प्लस माइनस 6 समझ रहे हैं ना आप ये किस तरह से मैंने किया है दोनों का यूनियन। अब देखो इन दोनों में का मैं क्या करती हूँ, जैसे कि 2 और 3 ले लिया मैंने। ठीक है, कहाँ से ले लिया, 2Z यूनियन 3Z से ले लिया। ठीक है, बट आपका 2 प्लस 3 कितना है, 5 है, और 5 जो है इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा है ना। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। ठीक है, इसीलिए 2Z यूनियन 3Z जो है वो सब ग्रुप नहीं है जी का। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर आप 2Z और 4Z लेते हैं, ठीक है, तो वो सब ग्रुप बन जाता। ठीक है, 2Z यूनियन 4Z ये क्या बन जाता, ये सब ग्रुप बन जाता जी का। ठीक है, होमवर्क है ये आपको। हाँ, ऊपर वाली थ्योरम यूज करो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई 4Z जो है वो 2Z का क्या है, सब ग्रुप है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, हाँ अब जरा Zn के बारे में बात करते हैं। आपका Zn इंटीजर मॉड्यूलो n, ये क्या कहता है, इसके अंदर आपको पता है कैसे एलिमेंट होते हैं, 0 1 2 अप टू सोन n-1 तक होते हैं। अच्छा यहीं पे मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ। सवाल मेरा ये है कि इज Z6, अब सब ग्रुप नहीं लिखूंगी, इज Z6 सब ग्रुप ऑफ Z12? ओके, सो द आंसर इज ऑब्वियसली नो। क्यों, देखो भले ही Z6 के पास 0 1 2 3 4 5 तक है, और वो जो है इसके अंदर भी है। ठीक है, देखो जो Z6 है ना वो सबसेट तो है किसका, Z12 का, बट ऑपरेशन दोनों में कैसे हैं, ऑपरेशन आर डिफरेंट। ठीक है ना, इसके अंदर इंटीजर मॉड्यूलो +6 है, इसके अंदर +12 है, तो ऑब्वियसली हमें जो मेन आपका जो ग्रुप है इसी के तहत आपको देखना होता है।
तो यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता है, क्वेश्चन ही नहीं बनता है कि ये सब ग्रुप है कि नहीं है। ठीक है। अच्छा चलो अब एक काम करते हैं, जब Z6 की बात ली है तो Z6 के ही बारे में बात करते हैं। ओके, अब Z6 के कैसे सब ग्रुप बनेंगे, अगर आप Z6 को समझ जाओगे तो आप पूरे Zn को समझ जाओगे। ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि इस प्लेलिस्ट की जो मेथड है पढ़ने की, वो आपके एग्जाम्पल टू रूल है, मतलब मैं आपको एग्जाम्पल पढ़ा रही हूँ और फिर हम रूल समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रूल हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो आप ज्यादा समझ जाओगे। 0 1 2 3 4 5 इतने हो गए। अब जो है आपके दिमाग में आएगा कि भाई कैसे इसके सब ग्रुप बनाए। सबसे सिंपल मेथड है कि हर एक एलिमेंट को लो और इनके साइक्लिक सब ग्रुप बना दो। ठीक है। तो जैसे कि मैंने 0 ले लिया, तो एक मैं 0 से बनाती हूँ, तो 0 से क्या बनेगा, सिर्फ 0 ही बनेगा। ठीक है। H2 लिया मैंने, मान लीजिए 1 से, तो 1 से क्या क्या जनरेट होगा। आपको पता है कि 1 का ऑर्डर कितना है, 1 का ऑर्डर है 5। तो एक बार 1 को 1 के साथ ऐड करोगे, फिर 6 से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आया जाएगा। फिर 1 + 1 2, 1 + 1 + 1 3, अगेन 4 बार ऐड करोगे तो 4, 5 बार ऐड करोगे तो 5, 6 बार ऐड करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है। यानी क्या कि H2 यानी कि N 1 से जनरेट होने वाला जो सब ग्रुप है वो खुद Z6 ही आ रहा है। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि आपका Z6 कैसा है, ये एक साइक्लिक ग्रुप है। ध्यान में ये भी देखते जाइए, साइक्लिक ग्रुप है ये। ठीक है। और 1 इसका क्या है, जनरेटर है। H3 की बात करते हैं, मान लीजिए 2 से जनरेट है, 2 से क्या जनरेट होगा, 0 2 4 6 वापस से 0 आ जाएगा। H4 क्या लेते हैं, 3, 3 से क्या जनरेट होगा, एक तो 0, 3 × 3 3 दूनी 6, वापस से 0 पर आ गया। ठीक है। फिर जो है H5 की बात करते हैं, H5 के पास क्या जनरेट होगा, इससे 4 से जनरेट करेंगे, तो 0, 4 × 4 4 दूनी 8, 8 मतलब 2। नेक्स्ट आपका क्या होगा, H6 किससे बनेगा, या 5 की बारी। ओके, तो 5 से क्या बनेगा, एक तो 0 बनेगा, एक 5, 5 दूनी 10, 10 यानी कि 4, 5 × 15, 15 यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 3। फिर 5 चौको 20, 20 मतलब क्या होगा आपका, 2, और पापा 25 यानी कि 1। ठीक है, तो ये मतलब ये हुआ कि H6 आपका वापस से Z6 के बराबर ही आ गया। ठीक है, और ऐसा होना ही था क्योंकि 1 और क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है। ओके, दिस इज योर 5। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यूनिक, अगर मैं सब ग्रुप की बात करूं, सो टोटल सब ग्रुप कितने आए, टोटल सब ग्रुप आ गए आपके, देखो यूनिक वाला, एक तो हो गया 0, एक हो गया आपका H2, एक हो गया आपका H3, और एक हो गया आपका H4। बाकी ये और ये तो सेम है एज अबव। ठीक है, तो टोटल सब ग्रुप कितने हो गए, 4 हो गए। और यहाँ से आपने दूसरी ये भी बात देखी कि आपका जो 1 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप था यानी कि H2 था, चलो इसको H2 लिखती हूँ, तो H2 जो है वो H6 के बराबर आ गया, और आपका H3 जो है वो आपका H5 के बराबर आ गया, और एक आपका H1 बना, और दूसरा आपका कौन सा बन गया, 1 2 3, और एक ये आपका कौन सा है, ये H4, 4। तो आ गए आपके एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 सब ग्रुप आ गए। ठीक है। अगर आपसे अब पूछा जाए कि बताइए कि अगर मैंने Zn ले लिया, ठीक है, तो Zn के पास कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है। ठीक है, सो नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ Zn कितना होगा, नंबर ऑफ सब ग्रुप इन Zn किसके बराबर होगा, इट इज टाउ n के बराबर। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल देखा अभी ऊपर, कि अगर मैंने Z6 लिया तो इस केस में मैं क्या लूंगी, टाउ 6 ले लूंगी। ठीक है, और टाउ 6 यानी क्या, टाउ 2 × 3 सेपरेट किया जा सकता है, इट इज टाउ 2 × टाउ 3। और किस तरह से हम देखते हैं, इनके पावर्स देखते हैं, तो 2 की पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड कर दो, 3 की पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड कर दो, सो 2 × 2 = 4, तो 4 सब ग्रुप आ गए। ठीक है, तो इस तरह से आप नंबर ऑफ सब ग्रुप इन Zn निकाल सकते हो। ठीक है। अब एक और थ्योरम्स मैं आपको बताना चाहूंगी। एक तो ये है कि अगर आपका G अबिलियन है, ओके, इफ G इज
अबिलियन, तो इसका मतलब ये है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अबिलियन इज अबिलियन। तो इसका जो सब ग्रुप होगा ना, कोई भी सब ग्रुप, ओके, सब ग्रुप्स ऑफ जी कैसे होंगे, ये भी अबिलियन होंगे, ठीक है। लेकिन इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए अगर मैंने कोई एक अबिलियन सब ग्रुप ले लिया, तो जरूरी नहीं है कि जिसका वो सब ग्रुप है वो भी अबिलियन हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि D4 की अगर मैं बात करूं, तो D4 में आपका E हो गया, R हो गया, आर स्क्वायर हो गया, आर क्यूब हो गया, फिर आपका आर एफ आर स्क्वायर एफ और आर क्यूब एफ, ठीक है। तो इसमें देखो ये वाला जो पोर्शन है ये एक सब ग्रुप बनाता है, ठीक है। H इज इक्वल टू, मतलब इसके अंदर आपका R0, R90, R180 और R270, इसको देखा जाए तो ये क्या है, ये एक अबिलियन सब ग्रुप है, अबिलियन सब ग्रुप है। लेकिन आपका जो D4 है ना, इट इज नॉट अबिलियन, बट D4 इज नॉट अबिलियन, ठीक है, नॉट अबिलियन, सॉरी। तो इसी तरह से आप ये भी कह सकते हो दूसरी बात, कि अगर आपका जी साइक्लिक है, ओके, तो आपका सब ग्रुप भी क्या होगा, उसका साइक्लिक होगा। जी इज साइक्लिक, तो इसका मतलब ये हुआ कि सब ग्रुप भी कैसा होगा, साइक्लिक होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, हाँ, इसका जो कॉन्वर्स है वो ट्रू नहीं होता, सेम एज अबव। वही एग्जाम्पल ले लो, वही D4 एंड H, यहाँ पे H मैंने यही ले रखा है। अब ये कैसा है, ये एक साइक्लिक सब ग्रुप है, ठीक है। अगर मैंने H यही ले लिया आपका, E, R, आर स्क्वायर और आर क्यूब, ठीक है, ये साइक्लिक है, बट आपका D4 इज नॉट साइक्लिक, D4 इज नॉट साइक्लिक, समझ रहे हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि हाँ, किस तरह से अबिलियन ग्रुप का सब ग्रुप भी अबिलियन होता है, साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप भी साइक्लिक होता है, ठीक है। चलिए, हाँ, एक चीज यहाँ पर, कि जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि अगर सब ग्रुप अबिलियन है तो जरूरी नहीं है कि ग्रुप अबिलियन हो। लेकिन क्या कोई ऐसी कंडीशन है जिससे मैं सब ग्रुप के अबिलियन होने से मैं ये बता दूं कि ग्रुप अबिलियन है कि नहीं है? तो इसके लिए एक स्टेटमेंट आप ध्यान में रखिए कि इफ ऑल सब ग्रुप्स आर अबिलियन, तो 101% आपका जी तो अबिलियन होगा ही होगा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप पूरे ऑल सब ग्रुप की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली इसमें जी भी तो एक आएगा, ठीक है। ओके, तो आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हो चाहे तो, कि जी भी क्या है, एक सब ग्रुप है जी का, ठीक है ना। तो अगर स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सारे सब ग्रुप अबिलियन है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो जाएगा, अबिलियन हो जाएगा, इसीलिए सिंपल सी बात थी, ठीक है। अच्छा, तो आज की वीडियो में आई थिंक सो इतना ही हम कंप्लीट करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट लैग्रेंजेस थ्योरम। प्रूफ नहीं दूंगी मैं, प्रूफ ऑलरेडी दिया है, बट सब ग्रुप लैग्रेंजेस थ्योरम किस तरह से रिलेटेड है, ठीक है ना, इन चीजों को हम देखेंगे। आप बस एक काम करिएगा कि जितने भी ये आज का पढ़ाया है इस चीज को आप रिवाइज करेंगे, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये सारी थियरम्स जो है ना इंपॉर्टेंट है। प्लस जो हमने नॉन आइसोमॉर्फिक और अप टू आइसोमॉर्फिज्म पढ़ा था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कल के वीडियो के लिए खास तरह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट लैग्रेंजेस थ्योरम, उससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल एग्जाम्पल हो सके वो करेंगे। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।